वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय नमः साथियों, सलाम साथियों। आज मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आते हैं प्रोग्राम हफ्ते में, जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं, चुप रहना मुर्दे जानते हैं। तो आज की मुलाकात हमारी डॉक्टर अमरजीत सिंह जी जो हैं, जो खालिस्तान अफेयर सेंटर के संचालक भी हैं और दूरंदेशी हैं, और बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 काम कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का जो मसला चल रहा है, ये फिलिस्तीन और जो इजराइल का मसला चल रहा है, उस पर बात करेंगे आज की। वो अमन शांति कैसे हो सकती है। तो पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रॉमिस करते हैं। जी डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, आप जी का वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ हाँ जी, मेघराज सिंह जी आपको भी और वॉइस ऑफ मानवता के सभी दर्शकों श्रोताओं को भी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनदीप सिंह जी हमारे टीम मेंबर भी हैं, तो इनका भी स्वागत करते हैं। मनदीप सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहब, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ने भी मेरे बोलो फतेह अर्जा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो साथियों, हम बात करेंगे आज कि जो लड़ाई चल रही है फिलिस्तीन के और इजराइल के बीच में, उसके जो मसले पर तो बहुत सारे तो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि मसले मतलब लड़ाई क्यों चल रही है, कारण क्या है। पहले हम कारण पूछेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन अमन शांति के बाद हम बात करेंगे अमन शांति कैसे हो पाएगी। तो डॉक्टर अमरजीत सिंह से मेरा सबसे पहला सवाल है कि डॉक्टर अमरजीत सिंह जी बताएं कि जो अभी हालात जो मुल्क में चल रहे हैं, इसमें ये लड़ाई 2-4 साल की लड़ाई है या मतलब काफी पुरानी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको 7-8 हजार साल की हिस्ट्री में 3 विचारधाराएं, 3 आइडियोलॉजीज ऐसी मिलेंगी जो इंसान की बराबरी में यकीन नहीं रखती, वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानती हैं। उनमें 2 जो हैं वो लगभग 4-5 हजार साल पुरानी है। हमारे साउथ एशिया में हम ब्राह्मणवाद लफ्ज से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और वर्ण आश्रम का जो बेसिक आधार है वो यही है कि ब्राह्मण समाज के सबसे ऊपर डंडे पे बैठा हुआ है, और बाकी सारी इंसानियत को, इंसानों को उसने जात पात में जो है वो विभाजित किया है, और उसका हशर क्या हुआ समाज के ऊपर, तहजीब के ऊपर। अक्सर हम बात करते हैं कि पिछले लगभग 4000 साल से उस खित्ते में इस ब्राह्मणवाद की बदौलत कैसे नफरत फैली, कैसे उन्होंने इंसान को इंसान से तोड़ा, और आज कैसे हिंदुत्व के नाम पे यही ब्राह्मणवाद आगे जो है वो नफरत को लेके जा रहा है। दूसरी विचारधारा जो लगभग उतनी ही पुरानी है, अगर उससे ज्यादा पुरानी नहीं है, तो वो जिसको आज जूडाइज्म के नाम से कहा जाता है, या उसके भी जूडाइज्म को अगर हम फेथ भी माने तो जाओनिज्म, जिसके लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर आप जाओनिज्म की नींव देखें तो जैसे ब्राह्मण का ये क्लेम था कि वो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं और सबसे सुपीरियर हैं, इसी तरह जो जाओनिज्म है इसका बेस यही है कि दे आर द चोजन पीपल। चोजन पीपल का मतलब यही है कि अगर एक क्लास चोजन है तो बाकी उसके बराबर नहीं हो सकते। तीसरी आइडियोलॉजी जिसको 1930s में हमने देखा है कि कैसे उसने तबाही मचाई, नाजीज्म के बेस पे, जो रेस पे बेस था कि जो एरियन रेस है वो सुपीरियर है बाकियों से। सो आज हम दूसरे 2 की बात नहीं करेंगे। ये जो जाओनिस्ट आइडियोलॉजी जिसका बेस स्पेशल चोजन पीपल के बेस पे था, मैं 3000 साल पहले भी नहीं जाऊंगा कि टेम्पल माउंट पे क्या हुआ या बाद में रोमन एम्पायर ने क्या किया। अगर 20वीं सदी में आ जाए या 19th सेंचुरी एंड तक पहुंचते पहुंचते इस बात का ध्यान रहे कि ये मिडिल ईस्ट का सारा खित्ता, जिसमें आज 8-9 इस्लामिक देश और एक इजराइल यहूदी देश है, ये लगभग 600 साल ऑटोमन एम्पायर के नीचे रहे, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी इस्लाम की तहरीक में कहा जाता है। और ऑटोमन एम्पायर के नीचे 19th सेंचुरी एंड में, क्योंकि एक बात का और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि लगभग 2000 साल से ज्यादा वक्त पहले
जब जो यहूदी मूल तौर पे वहां से निकले या निकाले गए, एक इजिप्शियन स्लेवरी की बात होती है जिस पे बेस्ड उनका पास ओवर फेस्टिवल आज भी है कि वो कैसे आजाद हुए जो है इजिप्शियन स्लेवरी से। लेकिन रफली लगभग 2-2.5 हजार साल पहले वो निकले और यूरोप के अलग अलग जगह और इवन अफ्रीका तक, और कुछ जो है वो इवन मुंबई में भी जो कहते हैं कि जी हमारा वो ट्राइब तब से आया हुआ है, वहां रहे। सो बाकी जगह तो चलो उनको वेलकम भी मिलता रहा या वो एडजस्ट हुए, लेकिन यूरोप में लंबा वक्त अगर इन 2000 साल की हिस्ट्री में देखें तो यहूदियों के प्रति नफरत थी। उसका एक बड़ा कारण ये था कि ईसाई वर्ल्ड, जब यूरोप जॉन पॉल के वक्त ईसाई हुआ तो उनको ये हमेशा रहा कि जो क्रूसीफाई किया गया जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को, उसके लिए उस वक्त के जो यहूदी रिलीजियस नेता थे, मजहबी, और जिन्होंने ये ब्लेसफेमी का इल्जाम लगाया था यीशु के ऊपर कि उसने अपने आप को मसाया कहा, और ये जो है वो हमारी ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक नहीं है, ब्लेसफेमी है। तो हम एक सीन देखते हैं अक्सर कि रोमन एम्पायर, क्योंकि उसने ये रिलीजियस लॉ के ऊपर छोड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने दे वॉश देयर हैंड्स ऑफ बाय सेइंग कि यही जिम्मेवार है। और ये भी बात ठीक है कि जीसस क्राइस्ट खुद भी एक फिलिस्तीनी यहूदी थे और उनकी परसिक्यूशन भी मुख्य तौर पे उस वक्त के जो बिल्कुल करप्ट लीडरशिप थी रिलीजियस यहूदियों की, उनके जरिए ही पॉसिबल हुई थी। सो ये एक बड़ा कारण था कि यूरोप में जो है वो इनके ऊपर जो है काफी जुल्म भी हुए और इनके साथ बराबर के सिटीजन्स का जो है वो सलूक नहीं किया जाता था। लेकिन ये और भी बात वर्स्ट हुई जब 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, 19th सेंचुरी तक पहुंचते नेशन का कॉन्सेप्ट यूरोप में आया। उससे पहले नेशनहुड का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब इन्हें ये महसूस होना शुरू हुआ कि हमारा तो कोई नेशन नहीं है, और उसी के ऊपर एक जो प्रोटोकॉल ऑफ ज्यूज कहते हैं, 19th सेंचुरी एंड में इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ऑस्ट्रिया के एक ज्यूइश जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये ख्वाब दिया कि भाई अगर हमें इज्जत और दूसरे से रहना है तो हमें वापस अपने होमलैंड जो कि फिलिस्तीन था वहां जाना होगा। सो ये एक बेशक उस वक्त एक ड्रीम लगता था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर का भी हरासमेंट शुरू हो चुका था या उसकी गिरावट शुरू हो चुकी थी, और उस वक्त थोड़ा बहुत यहूदियों का पलायन यूरोप से होना शुरू हुआ। फिर मैं एकदम आ जाता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त, 1914 से 1918 तक पहुंचते ऑटोमन एम्पायर जिस ग्रुप के साथ था, जर्मनी, और उनकी डिफीट हुई। मिडिल ईस्ट सारा ऑटोमन एम्पायर के हाथों से निकल गया। और उसी दौर में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1917 में, तो यहूदियों ने एक बात की कि उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे, उनसे एक डेक्लेरेशन करवाई जिसको बेलफ्रेड डेक्लेरेशन कहा जाता है 1917 में। और उसमें जैसे एक जनरल सा था कि वेयर एज जूज हैव ए राइट टू देयर होमलैंड, वेयर एज दिस, वो उसकी कोई लीगल अहमियत नहीं थी, लेकिन उस बिना के ऊपर यहूदियों ने फाइनेंशियली भी हेल्प की ब्रिटिशर्स ने। और जो मॉडर्न डे इजराइल है जो फाइनली 1948 में रिकॉग्नाइज होता है यूएन में, इसका बेसिस अगर हमने देखना हो तो बेलफ्रेड डिक्लेरेशन जो 1917 में हुई। लेकिन उस वक्त भी यहूदियों की पॉपुलेशन उस वक्त के फिलिस्तीन में वो 10% से भी कम थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो मिडिल ईस्ट को फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिया। फिलिस्तीन जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना, लेबनान के ऊपर फ्रेंच कंट्रोल हुआ, और फिर धीरे धीरे यहूदियों का वहां सेटल होना शुरू हुआ। 1920s में ही आपस में फिलिस्तीनियों और यहूदियों में फसाद भी शुरू हुए, क्योंकि अरब ये महसूस करते थे कि ये धीरे धीरे हमारी जमीनें खरीद रहे हैं। और उस वक्त ही एक जूस की खुफिया मिलिटेंट या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हगना था, जो बाद में जो जब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस बनी तो उसका न्यूक्लियस हगना था, ये शुरू हुआ। सो ये मैं कहना चाहता हूं कि 1920s में ये बात शुरू होती रही और ब्रिटेन की ये कोशिश थी
1930 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी कि फलस्तीन को 2 बराबर के हिस्सों में बांट दिया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे थे, वायलेंस हो रही थी और फाइनली ये काम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर छोड़ दिया गया और 47 के आखिर में यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन आया। 1948 में ये पास हुआ कि फलस्तीन को जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसको अरबों ने नहीं माना और इजराइल के बनते ही 5 जो अरब देश थे उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया, लेकिन कुछ हफ्ते की लड़ाई के बाद इजराइल उसमें जीता। नतीजे के तौर पे इजराइल होंद में आया। फिर दूसरी बात है कि 1967 में 6 डे वॉर में कैसे इजराइल ने जॉर्डन से ईस्ट जेरूशलम भी जीता और वेस्ट बैंक भी उसके कंट्रोल में आया और गाजा जो था ये इजिप्ट से इजराइल ने लिया। सो ये इसका पसमंजर है, बैकग्राउंड है इसका। बेशक साइको हिस्ट्री हजारों साल पहले है, लेकिन 20th सेंचुरी में ये इसकी शुरुआत हुई, इसके बावजूद कि ये अटेम्प्ट होता रहा कि कोई। और जो बात फिर इजराइल ने की 1967 की 6 डे वॉर के बाद कि जो एरियाज उसने कंकर किए वेस्ट बैंक और गाजा, वहां पे जूइश सेटलमेंट्स बनाने का काम शुरू किया, जिसको कभी भी यूएन ने नहीं माना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत सारे रेजोल्यूशन इसके खिलाफ रहे, लेकिन क्योंकि इजराइल की पीठ के पीछे आके अमेरिका मजबूती से खड़ा हो गया था, नतीजे के तौर पे अब भी अगर आप देखें तो जो ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है वो ईस्ट जेरूशलम में एक इलाका जिसको शेख जरा कहा जाता है, वहां फलस्तीनी 1970 से बैठे हुए हैं और नए जो जूश सेटलर्स आए उन्होंने कानून का सहारा लेके कहा जी ये तो जमीनें हमारी हैं। सो उनको वहां से जबरदस्ती अदालत के ऑर्डर से वो निकालना चाहते थे। उनमें से कुछ फैमिली जो हैं वो अल अक्सा में आके ईद का मुबारक महीना शुरू हो चुका था और अंदर आके फिर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रबड़ बुलेट चलाई, 300 से ज्यादा जख्मी हुए और ये लगातार वहां पे कशीदगी चलती रही। जब गाजा स्ट्रिप से फिर वहां से हमास ने रॉकेट दागे और 11 दिन ये लगातार जो है वो रॉकेट बरसाते रहे। 3000 से ज्यादा रॉकेट हुए और इन्होंने लगातार बम्बार्डमेंट की। 250 के करीब बेगुनाह, जिनमें ज्यादा औरतें और बच्चे शामिल है, वो मारे गए। सो ये इसका इतिहासक और हिस्टोरिकल जो है वो पस मंजर है। जी जी साथियों, हम बताना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर, कोई जुड़ना चाहता है लिंक सेंड कर दिया हमने। अगर कोई डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता है तो कर सकते हैं। अगर मनदीप सिंह जी आपके कोई जहन में सवाल आ रहा हो तो कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा इंटरनेशनल इशू जैसे खड़ा हो गया है और आप इसका हल कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत पेचीदा है जो मसला यदि देखा जाए तो। क्योंकि इसके पीछे अब ग्रुपिंग भी होनी शुरू हो गई है, शुरू से ग्रुपिंग चल रही है। इजराइल के पीछे भी कुछ कंट्री है, फिलिस्तीन के पीछे भी कंट्री है और हम इसका यदि कुछ, क्योंकि ये है तो बहुत पेचीदा मसला, मगर इसके हल के बारे में हम क्या देखते हैं और आपकी क्या राय इसमें है, क्योंकि आप भी विदेश के ऐसे जो नीतियां जो है उसमें माहिर हैं। आप इसका हल कैसे देखते हैं कि इसका जो हल हो वो कैसे हो? देखिए, मैं ये समझता हूं कि वैसे तो ऑनेस्टली वहां पे जाके अरबों को उनकी जमीनों से बेदखल करके यहूदियों को बसा के जो नेशन बनाने का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली गलत था और मैं समझता हूं कि लोगों को अपने घर में जो है वो बेघर कर दिया गया। लेकिन अब हम 70 या 74 साल पीछे जाके टाइम के क्लॉक को जो है वो बदल नहीं सकते। इजराइल आज एक हकीकत है, रियलिटी है। लगभग 9 मिलियन लोग, 90 लाख लोग वहां रहते हैं और एक वो अपने आप में खुशहाल मुल्क भी है। और हम ये समझते हैं कि जो फाइनल बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट वो क्लिंटन हो या ओबामा हो, उनके वक्त उनकी कोशिश भी थी कि दोनों स्टेट साइड बाय साइड, इजराइल और हम दोनों की पोजीशन से एग्री नहीं करते जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। क्योंकि इजराइल में एक एक्सट्रीम वो है जो कहते हैं कि हम
वो ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, वो इजराइल जो 3000 साल पहले हमारा था, ये भी हम समझते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन अनएक्सेप्टेबल है। दूसरी तरफ हमास हो या हिजबुल्लाह हो, जो ये कहते हैं जी हम तो इजराइल को समुद्र में फेंकेंगे, हम इनकी होंद मानते ही नहीं है, ये भी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। हम समझते हैं कि इसका वायबल सोल्यूशन यही है कि वेस्ट बैंक, गाजा और इसकी कैपिटल ईस्ट यरूशलेम, क्योंकि ईस्ट यरूशलेम अरब मेजॉरिटी है, इनके साथ फलस्तीन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन जो है उसको तस्वर किया जाए, समुद्र तक उसकी एक्सेस हो, और जो इजराइल आज है इसको भी अब रहने का हक है। और मैं समझता हूं कि 1993 में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, यासर अराफात जो पीएलओ के चीफ थे और मिस्टर रैबीन जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसकी स्पिरिट यही थी कि दोनों ही मुल्क साइड बाय साइड जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली इजराइल के अंदर जो एक्सट्रीम राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने रैबिन का कत्ल कर दिया, और इवेंचुअली वो बात 1993 के बाद आगे बढ़ी नहीं, वो बैक गियर पे ही रही। और अब हम होप करते हैं कि इवेंचुअली बेशक सीज फायर हुआ, बहुत अच्छी बात है, ये वक्ती तौर पे है, पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जब तक फलस्तीन एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क के तौर पे वहां पे नहीं, क्योंकि आप उनका हाल देखिए जो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, वो तो एक जेल से बदतर हालत है, उनको जैसे पिंजरों में रखा हुआ है। सो अल्टीमेट सोल्यूशन दोनों स्टेट्स का साइड बाय साइड जो है वो एग्जिस्ट करना, यही वहां पे परमानेंट पीस और स्टेबिलिटी को कायम कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और करना चाहता हूँ, क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप है, जहाँ दूसरा जो एरिया है पहले फिलिस्तीन के पास, वो अलग अलग है। जो जब हम मैप देखते हैं तो फिर यदि आप जैसे मानते हैं कि ये ऐसे हो जाना चाहिए, क्योंकि बीच में इजराइल का बॉर्डर पड़ जाएगा, यदि ऐसा होता है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्शन जो इनका जो विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पूरी तरह ठीक नहीं हो। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बारे में जब हुआ था, बांग्लादेश अलग कर दिया था, तो वही चक्कर फिर दोबारा ना पड़ जाए, क्योंकि उससे भी क्योंकि जो वेस्ट बैंक का जो इलाका है उसमें भी कहीं कहीं तो इजराइल का कब्जा है, कहीं कहीं फिलिस्तीन का कब्जा है, क्योंकि फिर उसके उसमें वो फैसला कैसे हो सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जो पोजीशन इजिप्ट की है, या जो रैशनल लोग मानते हैं कि अब इजराइल को एग्जिस्ट करने का हक है, उनका कहना है कि इजराइल को 1967 से पहले जो बॉर्डर थे, क्योंकि 1967 में 6 डे वॉर में इजराइल ने ये टेरिटरीज वेस्ट बैंक और गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम जॉर्डन से उसने खोए, और इसी तरह जो गाजा थी वो इजिप्ट के पास था। सो इसके बाद उन्होंने वहां इलीगल सेटलमेंट्स बनाई। सो मैं समझता हूं कि जो रैशनल पोजीशन वही होगी कि 1967 से पहले या 1948 में जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिवाइड किया दोनों को, जो इजराइल को जमीन दी गई थी उस पोजीशन पे उसे वापस जाना होगा प्री 1967। अदरवाइज आज हालात ये हैं कि वेस्ट बैंक और गाजा में भी बेशक जब इजराइल ने एक डील बनाई, और आज ग्राउंड पे गाजा में जो है वो इजराइल की आर्मी नहीं है, हालांकि टेक्निकली दोनों ही वेस्ट बैंक और गाजा इजराइल का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों में भी क्योंकि वेस्ट बैंक में पीएलओ जिसके साथ समझौता इजराइल का हुआ, उनका इलेक्शन में वो जीते। सो मोहम्मद अब्बास जो लगभग 85 इयर्स ओल्ड हैं, वो वेस्ट बैंक में जो है वो हैं, लेकिन वहां भी इजरायली जब चाहते हैं उनकी फौज चली जाती है, और इवन इस क्लैश के पीरियड में भी वहां भी जो है वो राइटिंग हुई। जो गाजा है उसमें जो लास्ट इलेक्शंस वहां हुए 2012 या 2013 में, उसमें हमास ने मेजॉरिटी हासिल की। सो हमास और अल फतह या पीएलओ जिसका एक जमाने में नाम था, ये भी एक पेज पे नहीं है। अब इलेक्शन ड्यू है, और ऐसा लग रहा है कि अगर अब इलेक्शन हो तो इवन वेस्ट बैंक में भी हमास, जो कि अब हमास और पीएलओ में फर्क ये है कि पीएलओ इजराइल की होंद को तस्लीम करता है कि इजराइल को रहने का हक है, मगर हमास तो मानता ही नहीं है। और अब अगर वेस्ट बैंक में भी हमास आएगा
जिसकी पॉसिबिलिटी है। यही कारण है कि मोहम्मद अब्बास ने इलेक्शंस आगे कर दिए हैं, तो फिर वहां कोई समझौते की बात नहीं रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, और जैसे इस बार जो सीज फायर हुआ उसमें इजिप्ट ने मेन रोल प्ले किया, क्योंकि गाजा जो है पहले भी लंबा वक्त इजिप्ट का हिस्सा था, और अब भी जो गाजा है वो 3 तरफ तो समुंदर से घिरा हुआ है, और एक तरफ जो उसकी है वो थोड़ा उसकी स्ट्रिप इजराइल से लगती है, और थोड़ी जो है वो इजिप्ट से लगती है। और अभी भी जो राहत और दूसरा आया, और जो टनल्स भी हैं जमीन के नीचे, वो इजिप्ट के साथ ही हैं। सो इजिप्ट अगर, और इजिप्ट में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, आपने देखा होगा कि फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में मुजाहरे हुए, लेकिन इजिप्ट में नहीं हुआ कोई भी, क्योंकि वो करने नहीं देते, वहां पे काफी स्ट्रिक्ट मिलिट्री है। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है हमास के ऊपर भी, टर्की का भी इसमें रोल होगा, रशिया ने भी इस बार रोल अदा किया, क्योंकि रशिया ने भी इजराइल को आंखें दिखाई, और अमेरिका ने भी पहली बार है कि असर्टिव अंदाज से बात की। तो मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली वेस्ट बैंक, गाजा और वही टेरिटरी जो 1967 से पहले जो है वो फलस्तीन को दी गई थी 1948 की डिवीजन के वक्त, इजराइल को उस पोजीशन पे रिटर्न करना होगा। ठीक, डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं इसमें कि मतलब जो धार्मिक लोग जो है, जब धर्म का मसला चल रहा है, वो धर्म का मसला बहुत टेढ़ा होता है। ये जो इधर एक तरफ मुसलमान एक तरफ यहूदी हैं, तो इसको धार्मिक लोग तो आपस में नफरत, पहली बात तो धर्म जो होता है वो नफरत को खत्म करता है सबसे पहले, और नफरत जब खत्म होती है प्यार फैलता है। तो ये जो गोले बारूद चल रहे हैं दिन रात, मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? ये धर्म तो नहीं इसको कह सकते हम। ये क्या मतलब इसमें क्या समझते हैं? ये धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत को क्या है मतलब इसके पीछे क्या समझते हो आप? देखो, ये मसला धर्म का नहीं है, ये मसला जमीन का है, पहली बात। दूसरी बात जिस पे मुझे ज्यादा अफसोस है, क्योंकि अक्सर मैं पिछले 35-40 साल से अपनी पंथक लाइफ में, पब्लिक लाइफ में इजराइल को कोट करता हूं, इसलिए नहीं कि जो आज वो कर रहे हैं उसको हम जस्टिफाई करते हैं, इसलिए कि आज तक इंसानी तारीख में 2 मुल्क ऐसे हैं जो मजहब के बेस्ड बने। उनमें जाहिर है एक पाकिस्तान है, वहां भी वोटिंग हुई 47 में और पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया, और दूसरा इजराइल है जो कि मजहब और रेस दोनों के, और इनकी इस कहानी के पीछे के परसिक्यूशन हुई है, इनको ये हक दिया गया। और इसीलिए जब हम खालिस्तान की बात करते हैं तो हमारा केस भी रिलीजियस परसिक्यूशन और लगभग 4 सदियों की उस परसिक्यूशन की कहानी में से हमारा केस निकलता है। ये हमारा वो बेस है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कौम जिसने 2000 साल से ज्यादा ह्यूमिलेशन ली, सफरिंग की, जब तक हिटलर का और मुसोलिनी का जमाना आया, 6 मिलियन से ज्यादा यहूदी जो है वो गैस चैम्बर्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे गए। आज तक भी वो इतनी फिल्में बनाते हैं, याद दहानी करवाते हैं कि उनके साथ कैसे जुल्म हुए। सो जो कौम खुद जुल्मों से, परसिक्यूशन से गुजरी हो, वो आज ऐसा क्यों कर रहे हैं जो फलस्तीनियों के साथ बच्चे, औरतें, और बिल्कुल जब बम्बार्डमेंट होती है सिविलियन टारगेट्स, और कैसे सैकड़ों स्कूल, 6 से ज्यादा हॉस्पिटल जो आप गाजा पे बम्बार्डमेंट हुई, और इवन मीडिया के 2 जो जिसमें अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस के 12 मंजिला इमारतें गिरा देना। सो ये जो बात है वो हम समझने से नाकिस हैं कि भाई ये क्यों, इनको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि जुल्म होता है, वो किसी नाम पे भी किया जाए, पहली बात। दूसरा, मैं समझता हूं कि एक बात जो कि जुल्म करता है, जो पास्ट हिस्ट्री में भी है, आज भी हम देख रहे हैं, जैसे जो भारत में मोदी के नीचे जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, जब इंटरनेशनली वो समझते हैं कि वी कैन गेट अवे विद इट, कि इसके लिए हमें अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, तो फिर ऐसे हाकिमों के लिए, हुक्मरानों के लिए नस्ल कुशी करना आम सी बात हो जाती है। जैसे मोदी रजीम या ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी, वो दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, मूल निवासियों के साथ क्या कर रहे हैं,
मुसलमानों के साथ पिछले मोदी रिजीम ने 7-8 साल में क्या किया है, सिखों के साथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेके आज तक क्या हुआ। अब इन्हें, और ये जो किया भारत में हो रहा है, ये वॉर क्राइम है, अपने सिटीजन्स के खिलाफ आप कर रहे हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी के नाम के नीचे, और क्योंकि वेस्टर्न पावर्स के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो ऑफ द हुक रहे हैं। यही बात, क्योंकि इजराइल की पीठ के पीछे अमेरिका खड़ा है। जब 11 दिन का ये आपस में चल रहा था, 3 बार फ्रांस, रूस, चाइना ने जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर का रेजोल्यूशन लाना चाहा, तीनों बार अमेरिका ने उसको वीटो किया। सो मैं समझता हूं कि ये एक बात, बेशक जब नाजियों के और दूसरे जुल्म सामने आए थे तो ये नारा था नेवर अगेन, कि हम दोबारा नहीं होने देंगे। पर मुझे लगता है जो हमारा वो वहां पंजाबी का एक बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है कि दुनिया मनदी जोरा नू, कोई पूछे ना कमजोरा नू। सो हूसोएवर हैज पावर, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो धर्म के नाम पे करें, रेस के नाम पे करें। कई बार एक ही धर्म के लोग, जब हम इस्लामिक देशों में देखते हैं 57 मुसलमान देश हैं, क्या वहां पे सबके साथ इंसाफ होता है? हालांकि वो सभी मुसलमान मेजॉरिटी हैं फिर भी। सो मैं समझता हूं ये जो फितरत है इंसान के अंदर, जिसमें एक शैतान बैठा हुआ है, ये बहुत बार, ये तो मजहब का, रेस का या कोई और जो है वो तो एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल होता है। बेसिक ज़हनियत इक़्तिदार की है, पावर की है, हौमे की है, हंकार की है, दूसरों के हकों को खोना भी ये शैतान की फितरत है। रब के बंदे की, किसी मजहबी इंसान की ये फितरत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब सीधा हो गया, जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि मतलब शैतान राजेशी मुकद्दम कुत्ते जाए जगह में बैठे सुत्ते, मतलब इसका मतलब सीधा जो राजे हैं वो कुत्ते वांगू, मतलब सारा ये सब चलता। मतलब जो है शैतान की औलाद बता रहे, कहते हैं धरती से जो है ना, बहुत सारे बोलते हैं कि शैतान जो है ऊपर है या यमराज ऊपर है। मुझे तो ऐसा लगता है जो आज जुल्म कर रहे हैं ये धरती के ऊपर यही शैतान है, यही यमराज है जो लोगों को, आम लोगों को मार रहे हैं। तो मनदीप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मसला बताया डॉक्टर साहब ने, कितने विस्तार से ये बताया है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हम भी अपने नेशंस की जो लड़ाई है वो डॉक्टर साहब, क्योंकि इनका तो तजर्बा है इसके लिए, और यदि हम ऐसा मसला देखते हैं तो मन में चिंता भी होती है और हैरानगी भी होती है कि आगे यदि उनको इतना फेस करना पड़ रहा है, चाहे फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो, तो हमें भी आने वाले समय में अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि आने वाला समय जो है वो हम नहीं जानते, क्योंकि मन में सपना है, जैसे मेघराज सिंह जी, हमारी एक सोच है कि सच का राज, हलीमी राज, निश्चल राज, बेगमपुरा राज। अब जब ऐसी बातें हों तो सच का राज वो कैसे कायम होगा जब झूठ इतना कूड़ फिरे प्रधान वे लालो बाड़ी जी तो गल आ जाती, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੇ 20 ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ मेरे इस बारे क्वेश्चन करना चाहूंगा। हाँ जी, देखिए, 2 बातें। पहले तो हमें ये देखना होगा कि इवन इंडिया का स्टैंड इस इजराइल फलस्तीन इशू पे महात्मा गांधी के जमाने से क्या रहा। महात्मा गांधी ने इवन 1936 में, जबकि यहूदियों के ऊपर जुल्म हो रहे थे और ये इनकी हिजरत यूरोप से वहां चल रही थी, महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई एक बात का ध्यान रहे, ये फलस्तीनियों का, अरबों का देश है, यहाँ पे यहूदी आके इज्जत के साथ पनाह लेके रहें, लेकिन ये कोई नेशन का जो है वो बात करना वहां पे जो है वो दंगा भड़काने की बात होगी। इसी तरह भारत ने 1947 के बाद भी नेहरू ने और दूसरे कभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। नरसिम्हा राव जब 1991 में प्राइम मिनिस्टर बना, ये वही नरसिम्हा राव है जिसने, बेशक वो कांग्रेस में था, लेकिन जिसकी विंक एंड नोट से बाबरी मस्जिद जो है वो उसको धराशायी किया गया, 550 साल पुरानी,
और नरसिम्हा राव के जमाने में इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन जो है वो भारत सरकार ने दी। और आज हाल ये है कि 6-7 बिलियन डॉलर के जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो भारत इजराइल से खरीदता है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद रा के साथ मिलके काम करती है। और जो बात आज जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार कर रही है, ये वही मॉडल है जो इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में किया। जैसे वहां पे वो डेमोग्राफी बदल रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाखों में दे रहे हैं दूसरों को, ताकि वहां पे मुसलमानों की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए। और ये सारी जो इनकी लाइन है वो इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की मोसाद और रा, ये दोनों एक पेज पे है। तो इसमें जब आप सिख फैक्टर की बात करते हैं, और आपका बहुत ज़हीन सवाल है, क्योंकि दो बातें देखने वाली हैं कि पहले इजराइल का सिखों के प्रति, खासतौर पे जब हम जून 84 का घल्लूघारा देखते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर भी इन्वॉल्व है प्लानिंग में, रशियन केजीबी भी थी, खुफिया एजेंसी रा तो था ही था, और इवन इजराइल की मोसाद ने भी अपना रोल प्ले किया। क्योंकि अब इस बात के सबूत हैं कि मोसाद और जब पंजाब में 1 लाख से ज्यादा सिख नौजवान जो है वो झूठे पुलिस मुकाबलों में मारे गए, तो उनमें भी जो ट्रेनिंग के लिए पंजाब पुलिस के ऑफिसर इजराइल आया करते थे। और इसी तरह इवन जो तमिलों की प्रॉब्लम तमिलों की श्रीलंका में थी, उनकी भी ट्रेनिंग दोनों साइड्स की, श्रीलंका की गवर्नमेंट के गुरिल्लास को, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनको भी मोसाद ट्रेन कर रही थी, और इसी तरह जो तमिल थे लड़ रहे अपनी आजादी के लिए, उनको भी मोसाद ट्रेन कर रही थी। तो ये बात, क्योंकि कई बार जब मैं पिछले ऑलमोस्ट 10-12 दिन टीवी 84 पे यही मसले पे बात करता रहा, तो हमारे कुछ सिख भाइयों ने मुझे कहा कि जी आप क्यों उसी पे ही लगे हुए हैं, हमें दूसरी अपनी बात करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, आज जियो पॉलिटिक्स एक जगह को दूसरे के साथ जोड़ती है। दुनिया के किसी खूंजे में, किसी कॉर्नर में कुछ भी हो रहा हो, वो दूसरी सीधा प्रभावित करता है। और हमारे तो मोदी और ये हिंदुत्वी इजराइल की एक्सटेंशन बने हुए हैं, इसलिए ये हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम फिलिस्तीनियों के लिए आवाज भी उठाएं, इस सभी स्थिति के ऊपर गहरी नजर रखें, ताकि जैसे आपने कहा कि बेशक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के नीचे इजराइल होंद में आया, लेकिन वो अपने जन्म से ही ट्रबल में रहा, क्योंकि इमीडिएट बाद 5 जो अरब स्टेट्स थी उन्होंने इजराइल पे अटैक किया था। सो इसी तरह हम देखते हैं, जब हम खालिस्तान की कायमी इंटरनेशनल इंटरवेंशन में एक बफर स्टेट के तौर पे सजेस्ट करते हैं 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच, भारत, चाइना और पाकिस्तान, जब तो उसका मतलब ही ये है कि जो भारत और पाकिस्तान का क्लैश है, ये एक अलग बात है कि फिलिस्तीन इशू को जिस किस्म की आज भी रिकॉग्निशन मिली, वो कश्मीर इशू को नहीं मिली कभी भी, वो खालिस्तान के इशू को भी नहीं मिली कभी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इजराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, इसके बावजूद जब क्लैश होता है तो सभी ये फियर करते हैं कि ये बड़ी जंग में ना तब्दील हो जाए। हमारा खित्ता तो ऐसा खित्ता है कि तीनों ही, भारत, पाकिस्तान और चाइना, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, और अगर वहां कोई भी क्लैश होगा तो वो तो न्यूक्लियर वॉर में एंड होगा। सो हमें एक बात जो मैं समझता हूं कि सिखों के मामले में पॉजिटिव है, हमारा जैसे मेघराज सिंह जी ने कहा कि सिख धर्म की फाउंडेशन प्यार पे है, हम नफरत नहीं करते हमें। और अगर हम बेशक जब सिख धर्म का उदय होता है तब भारत में पठानों का राज था, सिकंदर लोधी पठान थे, 1526 में मुगल आए, जो है उसके जमाने में, बाबर के जमाने में फिर मुगलों का राज रहा। और इवन डोमिनेट चाहे दिल्ली में जो है लोधी पठान जहाँ मुगल रहे, मुगलों से टक्कर भी हुई, लेकिन इस्लाम के खिलाफ नफरत नहीं थी। यही कारण है भाई मर्दाना जी, साईं मियां मीर और पीर बुद्धू शाह या नबी खान गनी खान, जो इतिहास, क्योंकि वो भी समझते थे, जो जेन्युइन खुदा खौफ मुसलमान थे,
कि भाई सिख गुरुओं का मिशन प्यार का है, इंसानियत का है, वो जुल्म के खिलाफ लड़ते। आज भी जब हम इंडियन स्टेट से भी लोहा ले रहे हैं, हम कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। ये ठीक है कि हम ब्राह्मणवाद को नकारते हैं, पर हम ये उनका हक जो है वो जो जिस भी ढंग से अपने खुदा को मानना चाहें हम उसको मानते हैं। तो ये भी एक कारण है कि खालिस्तान की बफर स्टेट, क्योंकि दूसरी तरफ हिंदू ब्राह्मण आइडियोलॉजी जिसने सिख को आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी बनाया हुआ है, मुसलमान को मले चलाना हुआ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहाँ इस्लामिक विचारधारा है जो बाकियों को काफिर मानते हैं। सो हमारा ये दोनों ही एक्सट्रीम्स पे हम नहीं खड़े हैं। हम दोनों को ही, भाई बाला मर्दाना की बात जब हम करते हैं या साईं मियां मीर और सिक्की की फाउंडेशन की बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारा ये मौक़िफ़ इंटरनेशनली होगा कि भाई अगर उस खित्ते में जहां 1/4 ऑफ ह्यूमन काइंड रहती है, तीनों न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में अमन और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो बफर स्टेट ऑफ खालिस्तान, जो जब हम बफर स्टेट कहते हैं, बफर का मतलब होता है नो वार जोन, कि उसमें फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, तीनों को हम सेपरेट भी रखेंगे। जमुना पार के ये लोग अपनी जगह, और वाघा और हुसैनपुरा जो है हुसैनी वाला, ये ऑलरेडी डिमार्केटेड बॉर्डर है, और हम चाहेंगे कि हमारी फ्यूचर की स्टेट के साथ पाकिस्तान के ऐसे ही संबंध हों जैसे अमेरिका कनाडा के हैं। और अगर जमुना पार वालों में भी कोई इंसानियत आई तो उनके साथ भी हम जो है वो खुले बॉर्डर जैसे यूरोपियन यूनियन ने यूरोप में रखे हुए हैं, क्योंकि इस बात का ध्यान रहे कि साउथ एशिया में भारत नाम का कोई एक ऐसा वजूद ज्योग्राफिकल, पहले वहां मल्टी पार्ट है, वहां पे अलग अलग कल्चर्स हैं, वहां पे अपनी तहजीबें हैं। तमिल्स की तहजीब है, तेलुगु की है, मलयालम की है, कन्नड़ की है, नॉर्थ ईस्ट के जो सभी लोग हैं, ट्राइबल सोसाइटी है, उनके अपने राइट्स हैं। इसी तरह गंगा जमुना तहजीब में अलग अलग जो थॉट्स हैं। सो ये जो आज हिंदुत्व के नाम के नीचे ये अपना ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति बेचना चाहते हैं और उसको लागू करना चाहते हैं, उसके खिलाफ खालिस्तान ही जवाब है। और मैं समझता हूं कि ये मॉडल फिर रेस्ट ऑफ साउथ एशिया में ही नहीं, दुनिया में भी एक आदर्श मॉडल के तौर पे आएगा, क्योंकि यही गुरु अर्जन साहिब का जो मैसेज है कि हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोए न किसे रिंझाण दा, सब सुखाली उठिया, हुण ए हुआ हलीमी राज जियो। हलीमी राज यही है कि ऐसा सिस्टम जहां कोई किसी को रिंझाए ना, तंग ना करे, किसी के राइट्स वायोलेट ना हो, किसी पे किसी की जो है वो सरप्रस्ती भी ना हो और उसका दावा भी ना हो, सब सुखाली उठिया। जिसको बाबा रविदास जी ने जब कहा था, फरमाया था उन्होंने, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तय ठाओ, ना तशवीश खिराज ना माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोए खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। तो ये जो बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट है, जहाँ कोई खौफ ना हो, कोई खिराज ना हो, कोई तफ्शीश ना हो, कोई अव्वल और दोम ना हो, कि एक ये अव्वल है ब्राह्मण जैसे वहां फर्स्ट क्लास सिटीजन है। मिडिल ईस्ट में यहूदी कहते हैं कि हम तो जो है चोजन पीपल है, ये अरब सभी जो हैं ये जाहल लोग हैं। सो ये है अव्वल और दोम, और इसको सिखिज्म नकारता है। खालिस्तान एक रोल मॉडल अव्वल और दोम की डिवीजन पे नहीं, एक पिता एकस के हम बारिक, इस फलसफे के ऊपर आधारित जो है वो एक स्टेट होगी। जी जी नकवी साहब, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल पर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की आवाज खोलिए, आवाज ऑन कीजिए अपना। रूपसा जी आप भी आवाज ऑन कीजिए अपना, अगर जो सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब तो कीजिए आप सवाल जी। लोअर स्विंग वाले भी अपना, उनको भी मैसेज दे देंगे। नकवी साहब अब आवाज आ रही क्या? जी आ रही। हाँ, हम फिलिस्तीन के बारे में बात करें, फिलिस्तीन और उसमें जो इजराइल का जो चल रहा है इसमें आपस में, तो उनमें बात कर रहे हैं उनमें शमन शांति कैसे आएगी, लेकिन उस पर कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो कर सकते हैं डॉक्टर साहब। अब ये इसराइल तो अभी अभी हमें लगता है ये
पाजी जो है, इन्हें तो पता है, हमें लगता है कि शायद 1943 में बसाया गया है, 1943 के आसपास। पाजी को 48 मालूम होगा। 48 में 48 में। तो इसमें अमेरिका से और ब्रिटेन से अधिकांश ला करके वहां पे नागरिक रखे गए, और उस समय पे इनको नेशन का दर्जा नहीं दिया गया था, और ये यहाँ बसाए हुए आदमी हैं। लेकिन इनको मैं जब पासपोर्ट पहली बार बनवाया तो उसमें लिखा भी था इसराइल और दक्षिण अफ्रीका जाना मना है। अब वो बातें खत्म हो गई। तो ये वही है, कुछ इसी तरह का मिला जुला अपने यहाँ भी रुख दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में थोड़ा अच्छा संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया शांति अमन से रहे और शांति बढ़े, वही मैं दुआ करता हूँ, और इससे ज्यादा क्या बोलूं। जी जी। रूपसा जी, आपको सवाल करना चाहती हैं डॉक्टर साहब का? इनका शायद आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे जी जी सर, आप अपना सवाल रख सकते हैं जी। अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए, आप म्यूटेड है। इनका मेरा नेट की स्लो भी चल रहा है शायद। नेट भी स्लो है। हाँ जी, सवाल रख सकते हैं भाई साहब, आप भी कोई वकील साहब? नहीं जी, उनका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा था, हमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा उनका एक्सप्लेनेशन, इसलिए उनके सामने तो कोई सवाल रखना चाहते हैं आप? जी नहीं जी, कोई सवाल नहीं। नहीं, लड़की जुड़ी हमारे साथ में जी, शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि भारत के जो हालात और विदेश के हालात, जैसे मिलिट्री की बात करते हैं, मिलिट्री तकरीबन होती है। जी सर, मैं तो फिलहाल जुड़ी हूँ सर, मैं तो जी कोई बात नहीं। आप डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि मिलिट्री जो होती है वो तकरीबन देश की सुरक्षा के लिए होती है। तो भारत की मिलिट्री जो है देश को तबाह करने में लगी है। तो क्या जैसे भारत की मिलिट्री तबाह करने में लगी है, क्या और देशों की जैसे इजराइल की है या फिलिस्तीन की है, तो वो मिलिट्री भी अपने देशवासियों के साथ में ऐसे करती है क्या? इसमें पीछे क्या कारण समझते हैं? इसमें ऐसे क्यों करते हैं? मतलब ऐसा तो वहां की मिलिट्री है वो भी इनके ऊपर तसब्बत कर रही है, वो अपने सिटीजन के ऊपर, जैसे भारतीय मिलिट्री करती है। देखिए, इजराइल का जो अंदरूनी, बेशक वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, एक बात का ध्यान रहे कि इजराइल की आबादी 9 मिलियन है, 90 लाख है। उनमें से 20% आबादी जो है वो अरबों की है, मुसलमानों की है। और इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहां पे हर मेल और फीमेल, मर्द और औरत 18 साल की ऊपर उम्र के 5 साल के लिए उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। और जो 20% अरब पॉपुलेशन है इजराइल की, वो फौज में नहीं जा सकते। सो ये बात क्योंकि दुनिया में बहुत कम प्रचारी जा रही है कि उनका इजराइल यही नहीं है कि वहां 100% यहूदी हैं। 20% पॉपुलेशन, हर 5वां इजरायली 90 लाख में से अरब है, वो फौज में नहीं जा सकता। पॉलिटिकली उनको वोट का हक है, उनकी अपनी पार्टीज भी हैं, और 1-2 बार सरकार बनाने में भी उनका रोल रहा। ये बात देखने वाली है। इसी तरह जो चाइना की आर्मी है, जिसको पीपल लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो जो है इसी भारत की फौज की तरह वो बेल्ट चमका के या बूट लिशका के या रोब मार के वहां नहीं, वो पब्लिक में भी वो पुल भी बनाते हैं, सड़कें भी बनाते हैं। वो उनकी फौज जो 2 मिलियन के करीब है, वो काम भी करती है राउंड द ईयर, जो कि हमारे वहां पीडब्ल्यूडी या दूसरे महकमे करते हैं। सो उनका जहां तक जुल्म का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने फौज को बार बार, क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है कि फौज अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए होती है बॉर्डर्स के ऊपर। अमेरिका में हम देखते हैं, मैं यहाँ 30 साल से ज्यादा समय से हूँ, आप कभी जब यहाँ भी एक छावनी से दूसरे में अगर फौज जाती है, कभी दिन के वक्त मिलिट्री जो है वो आप सड़क पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन का ये प्रभाव नहीं, ये प्रभाव रखते हैं
कि हम फौज को जो है वो कोई भी पावर नहीं देंगे। यही कारण है कि जब यहाँ पे वायलेंस भी होती है तो यहाँ पे उस किस्म के मिडल में उन्होंने कुछ ट्रूप्स तैयार किए हुए हैं फेडरल ने, जो फेडरल स्टेट्स में भेजते हैं। लेकिन इनकी रेगुलर आर्मी कभी भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिका की 50 स्टेट्स 3000 मील से ज्यादा का वो गवर्न करते हैं। यहाँ तीसरा बड़ा देश है दुनिया का अमेरिका, आबादी के लिहाज से भी, लेकिन कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जहां तक ताल्लुक है भारत का, आप देखें आज जम्मू कश्मीर में 1 मिलियन से ज्यादा फौज है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स पिछले 74 साल से फौज के बलबूते के ऊपर वो कर रहे हैं। और इसी तरह जब हम नक्सलाइट्स और दूसरे जो के लैंडलेस लोग हैं जिनकी जमीनें, और जैसे अरुण धाती रॉय ने कहा था कि दे आर गांधीयंस विद द गन्स, क्योंकि गांधी तो भूख हड़ताल पे चला जाता था, दे हैव नथिंग टू ईट, सो दे आर, अगर उन्होंने हथियार उठाए हैं तो दे आर गांधीयंस विद द गन्स। लेकिन वहां पे भी भारतीय फौज हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है, जंगलों को बम्बार्ड भी करती है और पूरा जिस जहां पे फौज फुली सिविलियन मैटर्स में इंटरफियर करती हो, वो उसको डेमोक्रेसी कहना भी डेमोक्रेसी का अपमान है। पर एक बात मैं इसके साथ ये भी कहूं, कभी सोवियत यूनियन जो दुनिया की सुपर पावर था अमेरिका के साथ, वो भी ये समझता था कि हर बात का जो हल है वो फौजी ताकत का इस्तेमाल है। उसने विद इन सोवियत यूनियन भी फौज को बेकिरकी से बरता है, वो चेकोस्लोवाकिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, और फाइनली 1979 में अफगानिस्तान में फौज भेज के कंट्रोल किया है। और फिर वो कैसे कोलैप्स हुआ, जब कोई भी स्टेट फौज के सहारे राज करना चाहती है तो इवेंचुअली वहां कोलैप्स होता है, इकोनॉमिकल कोलैप्स होता है, और इकोनॉमिकल कोलैप्स होने के बाद फिर फौज भी आप मुहारी होती है, उसमें भी इनडिसिप्लिन होता है। और आज अनफॉर्चुनेटली भारत की फौज जो कभी एक सेकुलर विचारधारा पे थी, इन हिंदुत्वियों ने, वो बिपिन रावत हो, वो अजीत डोभाल हो, या आज जिसको बनाया हुआ है नरवाणे, ये सभी हिंदुत्वा के सोल्जर बने हुए हैं। यही कारण है कि जब हेमंत कारकरे ने वो पर्दाफाश किया मालेगांव बम धमाकों का, तो वहां सर्विंग कर्नल प्रोहित जो है वो सर्विंग कर्नल था इंटेलिजेंस का, वो हुआ। और बाद में कारकरे को कैसे मारा गया है, वो उसकी वाइफ तो बेचारी अब जा चुकी है दुनिया से कैंसर से, उसने भी ये भेद खोला था कि वो कोई आतंकवादियों ने नहीं मारा है हेमंत कारकरे को मुंबई बम ब्लास्ट में, इनकी एजेंसियों नहीं मारा। सो ये अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो फौज सोवियत यूनियन में करती रही। सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, युगोस्लाविया में भी फौज के बलबूते के ऊपर 6-7 रियासतें जो बाद में टूटी, जिनमें सर्बिया, क्रोशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो इत्यादि हैं ये भी। और जो रिजीम फौज के बलबूते पे आता है वो ठीक है, आज वो जुल्म से आवाज बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मुल्क लंबा वक्त सरवाइव नहीं करते हैं, वो कोलैप्स होते ही होते हैं, जैसे सोवियत यूनियन हुआ और युगोस्लाविया हुआ। जी जी, एक बात और भी देखने में आ रही है इसमें कि जैसे मतलब हमारे पास में 5 मिनट रह गई है, टाइम समाप्ति की तरफ जा रहा है। जैसे मतलब विदेश लोग जो विदेश को मतलब जो हमले होते हैं उसको रोकने के लिए होती है मिलिट्री यहाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो मिलिट्री है इसके ऊपर जो ब्राह्मण है, इनको ये डीएनए के हिसाब से विदेशी साबित हो चुके हैं कि विदेशी लोग हैं, तो ब्राह्मणों के कब्जे में है मिलिट्री, वो मिलिट्री जो मर्जी करा लेते हैं उनसे, यानी कि विदेशियों का ही राज है भारत में आज भी। और 1947 से पहले भी विदेशों का राज था, तो इसीलिए मिलिट्री हमले करती है, मुझे ऐसा लगता है। तो डॉक्टर साहब इसमें हम लास्ट में मेरा सवाल आपसे है कि जैसे मतलब अमन शांति की बात करते हैं, क्योंकि अमन शांति के बिना तो चाहे 1000 साल लड़ रहे हैं, जो मर्जी जितने मर्जी लड़ रहे हैं, अमन शांति तो बिना जिंदगी अमन शांति के अंदर ही है और प्यार के अंदर जिंदगी है। तो ये दोनों देश अमन शांति से कैसे रह सकते हैं और इनमें कैसे मतलब ये प्यार का जो प्यार फैला सकते हैं दुनिया के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में बहुत बड़े लीडर हुए अफ्रीकन अमेरिकन के, जिन्होंने यहाँ 1960 में सिविल लिबर्टी मूवमेंट चलाई। उनकी 2 कोट्स जो हैं वो आपके सवाल का जवाब है। पहली कोट तो उनकी इनजस्टिस एनीवेयर
इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, कि अगर कहीं भी अन्याय होगा तो ये दुनिया के किसी कॉर्नर में भी हो, ये सारी दुनिया को चैलेंज होगा, थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और दूसरा उनका जो बड़ा फेमस कोट है कि पीस विदाउट जस्टिस हैज नो मीनिंग। अगर आप अमन 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 करते रहें लेकिन न्याय ना हो, जस्टिस ना हो, फिर तो एक मालिक मकान या एक मालिक और नौकर, उसके बीच में भी अगर वो मालिक उसके साथ ज्यादती भी कर रहा है, नौकर चुप करके उसको सहता चला जा रहा है, तो वो पीस बना हुआ है, अमन बना हुआ है। जिस दिन उसने उसको चैलेंज किया फिर कोई कहे जी आप बदअमनी हो गई, ऐसे नहीं होता है। तो जैसे मैंने बिगिनिंग में ही कहा था कि इजराइल भी एक हकीकत बन चुका है। बेशक 1948 में जिस तरीके से यूरोपियन पावर्स ने, और कल अकेले वहां अमेरिका या इंग्लैंड से यहूदी नहीं गए, यहाँ से तो बहुत कम गए, ज्यादा रशिया से आए, क्योंकि रशिया में स्टालिन के जमाने में भी, उससे पहले जार के जमाने में भी यहूदियों की बहुत परसिक्यूशन हुई। सो रशियन जू, यूक्रेनियन जू, सर्बियन जू ये बड़ी गिनती में गए, और रशिया से ही अमेरिका में भी बड़ी गिनती में यहूदी आए। अमेरिका में आज 6 मिलियन 60 लाख के करीब यहूदी हैं, जो जितनी आबादी वहां यहूदियों के इजराइल में है उससे ही लगभग उतनी आबादी अमेरिका में है। सो ये मैं फैक्ट करेक्ट करना चाहता हूं। हम समझते हैं कि इजराइल एक हकीकत है, लेकिन फिलिस्तीनी जिनका वो होमलैंड है हजारों सालों से, उनको बेजमीने करके, उनको रेफ्यूजी कैंपों में धकेल के अगर इजराइल ये समझता है कि वो अमेरिका के बलबूते पे जो चाहे कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं होगा। दुनिया में बड़े बड़े एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर कितना बड़ा था 600 साल, रोमन एम्पायर कितना बड़ा था, मुगल एम्पायर कितना बड़ा था, ये आते जाते रहते हैं। हाँ, अगर इजराइल, और इसमें एक बात ये भी है कि तीनों ये बड़े धर्म जो दुनिया में सेमेटिक रिलीजन्स है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज्म है, इनके तो पैगंबर भी एक हैं। वहां डेविड हैं, उनको इस्लाम वाले हजरत दाऊद कहते हैं। ईसा मसीह जो हैं वो हजरत ईसा हैं इस्लाम के। इसी तरह मोजिस जो हैं वो हजरत मूसा हैं इस्लाम के। सो तीनों के पैगंबर भी एक हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी हम देखते हैं कि वो एक रही हैं। लेकिन क्योंकि बात जमीन की है, मजहब की नहीं है, अगर ये फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल के इजराइल ये समझता है कि लंबा वक्त सर्वाइवल होगी, ऐसा नहीं होगा। और दूसरे एक्सट्रीम में हमास या दूसरे लोग जो समझते हैं कि जी इजराइल को समुद्र में फेंक देंगे, और वहां ये भी नहीं होगा। सो अल्टीमेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी को असर्ट करना होगा कि दोनों स्टेट फिलिस्तीन और इजराइल साइड बाय साइड अमन के साथ जो है वो एग्जिस्ट कर सके। जी जी जी। मनदीप सिंह कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? मनदीप सिंह जी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ने बताया ना, क्योंकि हर एक को जितने भी इनका जो प्रॉब्लम चल रही है, इन सबको बड़ा दिल करना पड़ेगा। दूसरों के अपना ही भला नहीं, दूसरे का भला भी सोचना पड़ेगा। यदि ऐसी सोच मन में रखेंगे, जो सभी रखेंगे, तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो हल हो सकता है जैसे हम सोचते हैं। क्योंकि बड़ा दिल हर को करना पड़ेगा, दूसरों के धर्म को भी प्यार करना पड़ेगा, दूसरों को भी सत्कार देना पड़ेगा। इससे ये बात क्लियर होती है, और हमें भी ये बात जो है हमें भी टैकल करनी चाहिए, या हमारे लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। जो इंडिया में चाहे कोई गवर्नेंस कर रहा है, चाहे कहीं भी गवर्नेंस कर रहा है, ये एक दूसरे की भावना का सत्कार करें। जो दूसरे की बात है, जो अपनी बात है, उनको सबको यदि हम मिलकर रहना चाहते हैं, क्योंकि रहना तो मिलकर ही है, लड़ाई से किसी मसले का हल नहीं होता। और ये बातें जो है डॉक्टर अमरजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत हम जो है वो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना एक मसले पर जो है अपनी बात रखी है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी नकवी साहब कुछ कहना चाहते लास्ट में? जी, पाजी ने कहा कि अमन की बात करना ही सही नहीं, न्याय की बात करना सही है। यही बात पे हम इसको वेरीफाई करते हैं कि अमन तभी होगा, शांति तभी होगी जब अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते रहो, चाहे आप उसमें शहीद हो जाओ, कोई बात नहीं। और उसके साथ साथ ये भी मैं बस एक अलग से एक बात कहना चाहता हूं
भारत जो है ये पूरे विश्व के शांति के लिए ये पथ प्रदर्शक है, और भारत के जनता जो है ये अन्याय के विरुद्ध अगर बोलती रहेगी तो भारत एक न्यायिक देश बन के रहेगा और पूरे विश्व में ये शांति का पथ प्रदर्शक बना रहेगा। इसलिए मैं भारत की जनता से कहता हूं कि हमेशा अन्याय का विरोध करते रहिए। जी, लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ मैं सभी से कि जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर यहूदी और ब्राह्मण अपना घमंड छोड़ दें कि हम ऊंचे हैं, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये घमंड को त्याग दे इस बात का और किसी को छोटा ना समझे, तो मेरे ख्याल से हमारे शांति आने में ज्यादा दिन लगेंगे। और भारत की बात कर रहे हैं, भारत में बेगमपुरा, खालसा राज, या जिसको गुरु साहब कहते हैं हलेमी राज, या नेचुरल राज, या सच्चे लोगों का राज तो काम करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों को यहाँ से जिस देश में जाना चाहते हैं या कहीं भी इनके लिए गोबरस्तान का एक अलग जगह बनाए गए जहां पर ये शांति से रह सके, आराम से रह सके, क्योंकि इनको जो है कहीं भी रहने लायक नहीं। अभी भारत को लूट करके कितना ये बर्बाद कर दिया। अभी सारा पैसा आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि विदेश के हैं, कि विदेश से जो पैसा इतना भारत का था वो सारा लूट ले गए। लेकिन जो भी लूट कर ले गए भारत से पैसा, चाहे वो अंग्रेज ले गए लूट के, मुगल ले गए, कोई सब बर्बाद हो गए, ये भी बर्बाद हो जाएंगे और भारत फिर वैसे का वैसा रहेगा। उसमें चाहे खालसा राज हो या सत्य लोगों का राज हो, ये जरूर एक दिन कायम होगा। तो डॉक्टर साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और अहम मसले पर बात करी आपने, और भाई मनदीप सिंह जी आपका भी, और नकवी साहब सभी का आपका धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।